सो गुड मॉर्निंग गाइस। और जैसा कि आपको पता है कल वाला जो यानी कि 2 तारीख का जो हमारा वीडियो था वो मैंने अपलोड नहीं किया था। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण कंटेंट में तैयार नहीं कर पाया। लेकिन फिर थोड़ी समय बाद या दिन तक मैंने वीकली कंटेंट आपको बना करके दे दिया था, वीकली करंट अफेयर्स, और बोला था आज आप ये रिवाइज कर लीजिए। तो आज मैं आपको 2 और 3 मार्च के इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कवर कर पाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा जय शाह को। जय शाह कौन है? अभी वर्तमान में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं जय शाह। और अभी इन्हीं को क्रिकेट प्रशासन में उनके योगदान के लिए अभी 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एक तो ये याद रखना। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का भी इनको नया सदस्य चुना गया था जय शाह को, और अभी इनको ये अवार्ड दिया गया। अब ये अवार्ड वाला प्रश्न है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कराऊंगा। ये सारे 2025 में ही हमने पढ़े हैं, तो ध्यान से सुनना। अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध उड़िया कवि है प्रतिभा सतपथी, उनको मिला 2023 के लिए। अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको बोलते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला था, लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना से है। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को मिला, जिसमें एक निशानेबाज है मनु भाकर, एक चेस प्लेयर है डी गुकेश, एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। बाकी अभी उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 अभी संस्थागत श्रेणी में ये दिया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन को, यानी कि भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र को, जो हैदराबाद में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड मिला अभी किसे? 3 जनों को मिला, डेविड बैकहम, डायन वॉन फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोतो को। और अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी ये उत्तर प्रदेश की रही, और मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की रही। अभी आप ही में से किसी स्टूडेंट ने कल ही कमेंट मैंने पढ़ा था उनका कि उनके किसी एग्जाम में ये झांकी वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न आते हैं इस तरह के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सूफी महोत्सव जिसको कहेंगे जहान एक खुसरो 2025, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 इसका आयोजन किया गया। जहान ए खुसरो ये सूफी संगीत, कविता, नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और ये महोत्सव रूमी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। तब से हर साल इसका आयोजन होता है। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, इस बार ध्यान रखना। अब इसी तरह से कुछ और महोत्सव, उत्सव, फेस्टिवल में आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। और आपको दे रहा हूं एक होमवर्क प्रश्न कि अभी नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, उनका नाम बताइए, और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं उनका नाम बताइए। बाकी मैं आपको महोत्सव रिवाइज कराता हूं। तो देखो फिर, अभी जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन ये तमिलनाडु में हुआ, बैल को कंट्रोल करना होता है। कंबाला उत्सव मंगलुरु में होता है, भैंसों की दौड़ होती है। गड्डीमाई फेस्टिवल नेपाल में होता है। कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना में। परशुराम कुंड मेले का आयोजन हुआ अभी अरुणाचल प्रदेश में। मेदवेत महोत्सव टोडा जनजाति के द्वारा आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में कि ये कहाँ निवास करती? नीलगिरी पहाड़ियों में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में। पश्मीना महोत्सव नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला अभी कहां पर लगा था? कोलकाता में। इस बार इसका 48 नंबर का एडिशन था, और थीम कंट्री जर्मनी था। और उसी के साथ याद रखना 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा, मैड्रिड ये स्पेन की कैपिटल है, तो इसमें भारत थीम कंट्री होगा। नागोबा जत्तारा त्योहार ये तेलंगाना में होता है। किस जनजाति के द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये सारे 2025 में जो हमने मनाए हैं वो वाले हैं, तो ध्यान रखना। बिल्कुल लेटेस्ट ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं।
जहां पर भी पुराना मैं रिवाइज कराऊंगा आपको 2024 वाला मैं आपको बता दिया करूंगा ये पुराना वाला है और ये बिल्कुल 2025 वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ की। इस बार इसका नवा संस्करण हुआ कहां पर? पूरी उड़ीसा में। अभी 28 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये चला था और इसका उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने। और इस बार इसका नवा संस्करण था। अगर पूछो इसका पहला संस्करण कब और कहां हुआ था, तो पहला संस्करण 2013 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। लास्ट जो 8वां संस्करण है 2022 में हुआ था केवड़िया गुजरात में, और अभी नवा हुआ 2025 में पूरी उड़ीसा में। और यहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, इन्होंने ये भी कहा कि इस साल के अंत तक हम टीबी को खत्म करने की राह पर है। हमारा टारगेट भी है 2025 तक टीबी को खत्म करना। उसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2025-26 में कैंसर रोगियों के लिए कितने डे केयर सेंटर स्थापित करेगी? तो आंसर होगा 200। और उड़ीसा से आपको याद आएगा, अभी उड़ीसा में ही तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ था। और अभी नीति आयोग ने जो पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था उसमें भी उड़ीसा टॉप पर रहा था। अब वैसे में आपको सम्मेलन वाला प्रश्न है, समिट वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी 27वें अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ कोलकाता में और अगला एडिशन जापान में होगा। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर में हुआ। पहला प्रौद्योगिकी संवाद आईआईएससी बेंगलुरु में। हथकरघा सम्मेलन जिसको नाम दिया मंथन, ये हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में ही। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन भारत में होगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में। और 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की? भारत में, नई दिल्ली में। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन ये हुआ यूएई में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक ये हुई भारत में, नई दिल्ली में। और 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये अभी हुआ दुबई यूएई में। यहाँ पे भी समिट से संबंधित 13 और हमने प्रश्न देखे, ध्यान रखना इनको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी 2025 वाले, ये लेटेस्ट सारे 2025 में हुए हैं ये भी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहां पर हुआ? तो आंसर होगा जोधपुर में। अभ्यास का नाम, एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट हंट। अभी 24 से लेके 28 फरवरी तक ये हुआ था। कहां पर? वायु सैन्य स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। आयोजन किया था इंडियन एयर फोर्स ने। तो इसमें हमारी भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्स, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स ने इसमें एक साथ हिस्सा लिया था और एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। तो कौन सी एक्सरसाइज है? डेजर्ट हंट 2025। किसने आयोजन किया? इंडियन एयर फोर्स ने। कहां पर? जोधपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। चलो 2025 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज अभी तक हम कर चुके हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो, एक डेविल स्ट्राइक हमने पढ़ी थी, भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था। ला पेरोस अभ्यास फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास से बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया, भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने। कहां हुआ था? मलक्का सुंडा लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपिक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। कहां पे? हिंद महासागर। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास इंडोनेशिया ने इसका आयोजन किया, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से आईएनएस सारतुल और पीएटाई विमान ने बाली इंडोनेशिया में हुआ। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया, भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में। और जल थल रक्षा अभ्यास, इसमें भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने हिस्सा लिया था। कहां हुआ ये? बेट द्वारका गुजरात में। और आज हम पढ़ रहे हैं डेजर्ट हंट अभ्यास। तो अभी तक 2025 में जनवरी से लेकर अभी तक इतने अभ्यास हम पढ़ चुके हैं। बार बार जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको इसी तरह से स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूं, तो इतनी बार आप रिवाइज कर लोगे कि चीजें आपको याद होने लगेंगी। रिवीजन का बस यही एक उद्देश्य होता है, चीजों को लंबे समय तक याद रखना। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
अभी हाल ही में कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा लॉन्च की गई है। नाम बताओ। नाम है दिया सलाई। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई है जिसका नाम दिया सलाई रखा है। दिया सलाई का मतलब क्या होता है? मैच स्टिक, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो माचिस की तिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना। कैलाश सत्यार्थी कहां से बिलोंग करते हैं? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में और नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था कब? 2014 में। अब ऑटोबायोग्राफी वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज में आपको रिवाइज कराता हूं, जो ये सारी न्यूज में रही है वो वाली करवा रहा हूं। और हाँ, एक और बात, नोबेल पुरस्कार से याद आया, अभी 2024 का जितना भी नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, कई बार अभी एग्जाम में प्रश्न भी आ चुके हैं, आएंगे वो तो अलग बात है, आ चुके हैं मैं ये कह रहा हूं। तो एक तो उनको याद करने का ट्रिकी वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, तो वो आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। और इसके ऊपर मैं क्विज भी तैयार कर चुका हूं। वीडियो देखने के बाद क्विज आप सॉल्व कर लेना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आएंगे और किस तरह से हमारी ट्रिक काम करेगी। तो क्विज कहां पे मिलेगी? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी। और एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो होम पर ही आपको ये ट्रिकी वाला वीडियो जो नोबेल पुरस्कार का है वो भी वहीं पे दिख जाएगा होम पर ही। तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो तक पहुंच जाओगे, या सिंपल सा सर्च कर लेना यूट्यूब में, लिखना क्रैक एग्जाम नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2024। बाकी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में बहुत नई नई तरह की क्विजेज अब अपलोड कर रहा हूं मैं। कल तो खैर मैं टाइम नहीं था तो कल कोई क्विज नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी कल मैंने वीकली वाली क्विज जरूर डाली थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। और अभी एक नई क्विज आने वाली है पंचवर्षीय योजना पे, 5 ईयर प्लान्स पे, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसके क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूं मैं और इस तरह से ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि और इस टॉपिक पे और किस किस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए तो वो भी मैं आपको दूंगा। और इसी तरह से देखो, आपको लगता है ना कि हाँ ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदाबहार टॉपिक है, प्रश्न आते हैं एग्जाम में ज्यादातर, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम पहले उसको कवर कर लेंगे। ये 5 ईयर प्लान वाला भी आप ही में से किसी स्टूडेंट ने बताया तो मुझे लगा हाँ पहले इस पे बनना चाहिए। बाकी चलो अब ऑटोबायोग्राफीज में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी जो हमारी पैरा एथलीट है दीपा मलिक, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन नाम से। साक्षी मलिक की है विटनेस। बोरिस जॉनसन जो कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, अनलीस्ड, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की है, इस साल लॉन्च होगी, ये घोषणा पहले ही हो गई थी। बिल गेट्स की है सोर्स कोड। आर अश्विन जो क्रिकेटर है, आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी एग्जाम में आ गई। दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा आई थी क्रॉस कोर्ट नाम से। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा लॉन्च की थी अंजनी साक्षी नाम से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है बीबी माई स्टोरी। उसके अलावा सलमान रुश्दी की मेमोर आया था। मेमोर हो गया, आत्मकथा कह दो एक ही बात है, आत्महत्या नहीं आत्मकथा, आत्मकथा। तो इनका आया था पिछले साल ही, नाइफ उसका नाम है। बोरिस जॉनसन हमने देख लिया। और हाँ, अभी मनमोहन सिंह जी का डेथ हो गया, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, चेंजिंग इंडिया है। ये प्रश्न एग्जाम में एक बार आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज ये कहाँ लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी गोवा में रियल एडमिरल के.एम. रामकृष्णन के द्वारा प्राचीन सिले हुए जहाज का भी शुभारंभ किया गया। इस अद्वितीय जहाज का निर्माण लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन से किया गया। ये भारतीय जहाज निर्माण की गौरवशाला धरोहर को दर्शाता है। तो ये सिले जहाज एक अनूठा जलयान है, मतलब एक जहाज है जिसे पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया है, जैसे कि पहले के जमानों में किया जाता था। इसमें कहीं पर हमने लोहे का या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कहा ना लकड़ी का, नारियल के रेशों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये प्राचीन सिले जहाज भारतीय समुद्री धरोहर का प्रतीक है और ये दर्शाता है कि भारत ने अपने ऐतिहासिक जहाज निर्माण कला को अभी भी बरकरार रखा है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ ये आपसे पूछेंगे, गोवा आंसर करना आप। गोवा में एक द्वीप है दीवार द्वीप, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है होदी इनोवेशन शिपयार्ड में। अच्छा, बात यहाँ पे गोवा की है तो हम गोवा को देखते हैं एक बार। गोवा के कुछ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूँ। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल होती है पणजी। और किस नदी के किनारे ये पूछेंगे तो मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को। आओ गोवा से भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराएं। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं इन्होंने कुछ बुकें लिखी थी, जैसे कि हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एंटी प्रिय कविता का। गोवा के मानकुराद आम को
गोवा बेबिंका गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा। ग्रह आधार योजना शुरू हुई यहाँ। रेबीज मुक्त पहला राज्य बना। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बना। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री आईवीएफ सुविधा देने वाला पहला राज्य है। ग्रामीण मित्र योजना शुरू हुई। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल के मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया गया, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय 1961 में। सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। साओ जुआओ फेस्टिवल होता है। भगवान महावीर नेशनल पार्क है यहाँ पे। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। और बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य अभी गोवा बन गया, जबकि पहला हरियाणा है। अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ। और मोपा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, अभी सर्विस सेक्टर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार इसको मिला था, और ये पुरस्कार पाने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। तो इन सब कारण से गोवा न्यूज में था। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में F1 यानी कि फॉर्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा अतीका मीर। तो मात्र 10 साल की भारतीय कार्टिंग रेसर है अतीका मीर, जिन्हें अभी फॉर्मूला 1 अकेडमी ने अपने ड्राइवर प्रोग्राम के लिए उनको चुना है। और अतीका इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली पहली भारतीय और एशियाई कार्टिंग रेसर है। वे यूरोप और पश्चिम एशिया में होने वाले चैंपियंस ऑफ फ्यूचर अकेडमी प्रोग्राम चैंपियनशिप में फॉर्मूला 1 अकेडमी का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो इनका अतीका मीर का नाम याद रखना। कुछ 2-4 महिलाओं के और नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर पूछेंगे तो जयसिंता कल्याण है। पिच क्यूरेटर मतलब जो क्रिकेट का पिच होता है ना, उसकी देखभाल करने वाले को बोलते हैं पिच क्यूरेटर। और ये बनने वाली पहली भारतीय महिला है ये। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बाला देवी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी प्रीति रजक। और पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला ये बिल्किस मीर बनी थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट महिलाओं से संबंधित नाम है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रॉन ड्रेपर का भी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, लेकिन निधन हो गया। अभी साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। साउथ अफ्रीका के लिए केवल 2 टेस्ट मैच ही वो खेले थे, और उनमें भी उन्होंने मात्र 25 रन ही बनाए थे। रॉन ड्रेपर उनका नाम था। अच्छा, निधन वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बताता हूं जिनके हाल ही में निधन हुए। तो एक मिलिंद रेगे का निधन हो गया। ये क्रिकेटर थे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट इनको कहा जाता था। सुक्री बोम्मागुड़ा कर्नाटक के हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, और उन्हें समुदाय के लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया। वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन का निधन हो गया। 2024 में पद्मश्री मिला। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आर चिदम्बरम का निधन हो गया। 1999 में पद्म विभूषण मिला। वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूदे, याद रखना। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला कह दो या व्यक्ति कह दो, जापान की थी ये, टोमिको इटुका, इनका निधन हो गया। और अभी कौन बन गई है दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या व्यक्ति? तो वो ब्राजील की एक नन है। उनकी उम्र भी यही है, 116 वर्ष समथिंग कुछ ऊपर दिन है। चलो उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है? ब्राजील की नन है वो। बाकी डॉक्टर KM चेरियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, और 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया था। पद्मश्री 1991 में मिला था, निधन हो गया। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम निजोमा का निधन हो गया। उड़ीसा नृत्य के जनक मायाधर राउत का भी अभी निधन हो गया। तो ये सब निधन हमने पढ़े, अभी ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन नागरिक सुरक्षा रणनीतियों और लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम भी है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी। तो मार्च के पहले दिन को ही 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की 9वीं महासभा द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में नामित किया गया था। अच्छा, वैसे 1 मार्च को 2 और दिवस होते हैं।
एक होता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसे मनाने का उद्देश्य है समाज में सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त कर समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। और थीम क्या बात करें, थीम क्या है, हम एक साथ खड़े हैं, खड़े रहो। अगला देखते हैं, मतलब 1 मार्च को एक और दिवस होता है, विश्व समुद्री घास दिवस, वर्ल्ड सी ग्रास डे। तो 1 मार्च को ये 3 दिवस हैं, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा सूर्य से। पंच मतलब होता है, देखो, पोलरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। तो अभी नासा ने ही ये पंच मिशन को लॉन्च किया है। ये मिशन सूर्य की बाहरी परत और उससे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्यों का उजागर करने में मदद करेगा। ये 4 छोटे उपग्रहों का, सैटेलाइट का एक ग्रुप, एक समूह है जो मिलकर के सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी विस्तृत तस्वीरें भेजता रहेगा। अच्छा, इसी के साथ अभी नासा ने एक लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। किससे? फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का है। उद्देश्य क्या है? लूनर से आप क्या समझते हो? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मून की, चंद्रमा की। तो इसका उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना। अब नासा की बात हो रही है तो नासा के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, सूर्य से आपको याद आएगा, चलो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि हमने भी सूर्य के अध्ययन के लिए, सूर्य की स्टडी के लिए एक हमारा पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम क्या है ये आप बताओ, और उसे हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था? ये 2 प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं। अब नासा की बात करते हैं हम। देखो, नासा मतलब, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मोटो होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। उसके अलावा आपको याद होगा नासा ने पेस मिशन लॉन्च किया था ओशन और एटमॉस्फेयर की स्टडी करने, और आर्टेमिस मिशन लॉन्च करेगा नासा, इसमें फिर से इंसानों को चांद पर भेजेगा, इसमें एक महिला भी होगी, क्रिस्टीना कुच। डाविंची मिशन ये भी नासा का है, 2029 में इसे ये लॉन्च करेगा, और ये शुक्र यानी कि विनस के पास से उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। निसार सैटेलाइट, ये नासा और इसरो मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं। निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसी साल इसे भारत से लॉन्च किया जाएगा। और नासा ने नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन को समाप्त कर दिया। अभी टेनेजर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया नासा ने फॉल्कन 9 रॉकेट से, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर। और नासा ने अभी मार्स यानी कि मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा की थी। एक्चुअली में नासा का एक मार्स क्यूरोसिटी रोवर है मंगल पर, मार्स पर, और उसी ने ये सल्फर की खोज की। उसके अलावा नासा ने मंगल के लिए अभी छेपिया मिशन भी लॉन्च किया था। यूरोपा क्लिपर मिशन भी लॉन्च करेगा नासा। ये जुपिटर का जो एक यूरोपा चंद्रमा है उस पर जीवन का पता लगाएगा। और नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? स्पेस एक्स। ठीक है, इन सब कारण से नासा न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, तो इन्होंने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल और एक मैत्री ऐप को अभी कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा इसका तो मुंबई। हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, अभी इन्होंने ही मुंबई से वन नेशन वन पोर्ट यानी कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह नाम से एक पहले एक इनिशिएटिव शुरू किया और मैत्री ऐप को भी लॉन्च किया। दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं जो काम की बात है। जैसे कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह इनिशिएटिव की बात करें, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी बंदरगाहों का संचालन एक समान तरीके से होना चाहिए और सभी के लिए मानक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक समान होने चाहिए। उसके अलावा जो मैत्री ऐप है उसका उद्देश्य क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस को आसान बनाना है और इसके लिए ब्यूरोक्रेटिक डिले को कम करना, और इसके लिए ब्यूरोक्रेटिक डिले करना मतलब नौकरशाही को कम करना, ताकि आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सके। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप को अभी मुंबई से लॉन्च किया। अच्छा, आज मैं आपको क्या करता हूं, बंदरगाह की बात हो रही है, पोर्ट जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह पोर्ट में आपको रिवाइज कराता हूं। आ जाओ, ये सारे वो हैं जो किसी न किसी कारण से अभी न्यूज में रहे थे, तो इसी पे स्टैटिक प्रश्न बन जाते हैं, तो वो स्टैटिक यहाँ पे कवर करा रहा हूं। जैसे कि वृंदावन पोर्ट, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। अभी पालघर जिले में मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी तो न्यूज में था। उसके अलावा
वर्ल्ड बैंक ने अभी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया था, पिछले साल ही किया था। उसमें टॉप इंडियन पोर्ट बना ये विशाखापत्तनम पोर्ट 19वें स्थान पर है पूरी लिस्ट में। चाबाहार पोर्ट आपको ईरान में मिलेगा और इसी में जो शाहिद बस्ती टर्मिनल है भारत ने उसको लीज पे ले लिया है। सितवे पोर्ट ये म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में। हाइफा पोर्ट इजराइल में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू की जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में मिलेगा। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, चीन ने बनाया। विजिंगम बंदरगाह ये आपको मिलेगा केरल में। भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब क्या होता है, जहां एक जहाज से माल को दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पोर्ट किसी न किसी कारण से न्यूज में थे, तो इस तरह से ही एग्जाम में स्टैटिक बन जाते हैं। तो मैंने आपको रिवाइज करा दी सारे। ध्यान रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। और शिपिंग मंत्री का नाम भी याद रखना, सर्बानंद होने वाले हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा यस बैंक। तो अभी S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 जारी हुई है। इसमें बताया कि कौन सा बैंक स्थिरता के साथ विकास कर रहा है और उसी हिसाब से यह रैंकिंग है। और भारत का एकमात्र भारतीय बैंक इसमें शामिल किया गया है, वो है यस बैंक। यस बैंक का इसमें स्कोर है 72 आउट ऑफ 100। उसे यहाँ पे A- रेटिंग दी गई है। यस बैंक की बात करें, स्थापना होती है सन 2004 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO है प्रशांत कुमार और टैगलाइन होती है, टैगलाइन और लोगो इसका कुछ समय पहले ही नया लॉन्च हुआ था। तो टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। अच्छा, बैंकिंग वाला प्रश्न है, कुछ बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूं। अभी केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? बैंक नेट। ग्लोबल डेटा की टॉप 25 वैश्विक बैंकों की सूची में 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया था, SBI, HDFC और ICICI बैंक। इस लिस्ट में टॉपर JP मॉर्गन है अमेरिका का। IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में अभी किस बैंक ने लगातार दूसरी बार सातों की सातों श्रेणियों में कैटेगरी में पुरस्कार जीता था? सिटी यूनियन बैंक। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए अभी वीजा के साथ समझौता किया था। और देश का पहला बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, पश्चिम बंगाल में है ये, जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। फ्रोजन जू के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा, वैसे फाइनेंशियल बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन बैंक के कारण इसको यहाँ पे डाल दिया गया। देश का पहला बायो बैंक है। अगर पूछे भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? ये चेन्नई में। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये शुरू हुआ था केरल में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इसको भी, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रख दिया? तो आंसर होगा CISF ने। तो तमिलनाडु के अरक्कोणम में CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर तमिल इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया? राजादित्य चोलन थक्कुलम, नाम बदल के ये कर दिया। की बात करें तो ये चोलन राजा परंतक प्रथम के पुत्र थे और चोल वंश के प्रमुख योद्धा रहे, पर 949 ईस्वी में थक्कुलम की लड़ाई में वो मारे गए। ये लड़ाई चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुई थी और राजादित्य की विरासत तमिल गौरव और विरासत का प्रतीक बनी हुई है। तो उन्हीं के नाम पर अभी CISF ने तमिलनाडु में जो उनका प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम बदला है। CISF की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है राजविंदर सिंह भट्टी। इसका मोटो होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और नाम बदलने वाली बात है तो चलो कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको और रिवाइज भी करवा दें। अभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। और राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे हो गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया। और महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे हो गया।
महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे हो गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया। तो ये सब नाम बदले गए थे, हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी हमारी क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं, जो डिटेल्ड पीडीएफ होती है, जो क्विज होती है, वो आपको फ्री में अवेलेबल होती है। कहाँ पे? क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो होम पर ही टेलीग्राम का आइकॉन आपको दिख जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट वहां चले जाओगे। ठीक है, बाकी क्विज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया से। और मैंने आपको बोल ही दिया, अगर कोई क्विज आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप मुझे बताइए। अगर वाकई ऐसा होगा तो हम पहले उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। बाकी तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो तुहिन कांत पांडे। हेरत उत्सव कहां पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया, नाम क्या है? सशक्त भारत। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? मुंबई में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। और किस राज्य या यूटी की पुलिस ने ईएफआईआर दर्ज किया? पहली ईएफआईआर तो जम्मू कश्मीर। और भारत में सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई? तो एमपी। उसके अलावा पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स कहां पर विकसित किया गया? महाराष्ट्र। और आखिरी प्रश्न था, ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा बना? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं, मतलब परसों का। तो कल आपसे पूछा था, मतलब परसों पूछा था कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो आप जानते ही हो, गौतम गंभीर आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।